ये सेस्ना प्लेन कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का यादगार सफर कर रहे थे। जमीन पे वाइल्ड लाइफ और वीरान पड़े रेगिस्तान के नज़ारों को आसमान से देखना चंद ही लोगों को नसीब होता है, पर उनका ये हसीन सफर जल्द ही उनकी जिंदगी का बदतरीन सफर बनने वाला था। कलाहारी के बीचों बीच इंसान का रहना मुमकिन नहीं। वहाँ अचानक इनके जहाज में एक मसला हुआ और पायलट को अचानक ही इस डेजर्ट में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। साउथ अफ्रीका में वाक़ कलाहारी डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दुनिया का 6वें नंबर पर बड़ा डेजर्ट माना जाता है। ये अफ्रीकन सहारा की तरह इतना खुश्क तो नहीं है, इस वजह से इसमें 320 अलग अलग किस्म की वाइल्ड लाइफ बसती है, जिनमें अगर शिकारी जानवर की बात की जाए तो इसमें शेर, चीता, जंगली कुत्तों के साथ साथ अफ्रीकन हाथी भी पाए जाते हैं, जो अपने इलाके में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग साउथ अफ्रीका में डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि साउथ अफ्रीका की 3 कंट्री इसको शेयर करती है, जिनमें बोट्सवाना के पास सबसे बड़ा शेयर है। बोट्सवाना के कैपिटल गैब्रोन के कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव कार्ल डू प्लेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन चार्टर किया। वो अपने दोस्तों के साथ कलाहारी डेजर्ट के नज़ारे देखते हुए उनको 600 किलोमीटर दूर मोन नामी गांव में लेकर जाना चाहते थे। उनके इस ट्रिप का मकसद एडवेंचर के साथ साथ बिजनेस इवेंट को भी कवर करना था। इस हवाई सफर में इनके दोस्त माइक निकोलिक और इनकी वाइफ लैनिट निकोलिस मैथ नेवग्रोरेस और जहाज के कैप्टन कोस्टा भी मौजूद थे। ये जहाज ट्विन इंजन सेस्ना 414 था, जिसमें ये 5 लोग बहुत एक्साइटेड होकर इसमें सवार हो गए। टेक ऑफ होते ही जहाज बोट्सवाना से कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से होता हुआ मोन की तरफ रवां दवा था। ये सफर था तो 2 घंटों का, लेकिन 1 घंटे के बाद ही लैनेट, जो के पहले ही बहुत घबराई हुई थी, उसने प्लेन के एक विंग से ऑयल लीक होते हुए देखा। पहले तो उसने सोचा कि ये नॉर्मल है, लेकिन उससे सब्र नहीं हुआ और उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की। उसने पायलट कोस्टा को इस बात की खबर दी तो पायलट ने ये इंजन बंद कर दिया, जिससे ऑयल लीक हो रहा था। पायलट के हिसाब से इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि इस सेस्ना में एक इंजन बाकी था, पर क्योंकि अफ्रीकन डेजर्ट में काफी गर्मी की वजह से वहाँ की हवा काफी खुश्क होती है, इस वजह से फ्लाइट का एल्टीट्यूड मेंटेन रखने के लिए दोनों इंजन की जरूरत थी। प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में गैब्रोन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, लेकिन बदकिस्मती थी कि उनकी कलाहारी के बीचों बीच रेडियो भी काम नहीं कर रहे थे। अब जहाज को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इसको खुद ही किसी सीधी जगह पे उतारा जाए। ये जहाज वैसे ही काफी कम एल्टीट्यूड पे था, इसी वजह से पायलट को जल्दी ही इसको किसी प्लेन जगह पे लैंड करना था, लेकिन पायलट को नीचे झाड़ियों और छोटी छोटी चट्टानों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, यानी कोई भी प्लेन जगह नहीं थी। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने सबको ब्रेस पोजीशन में आने को कहा और पायलट ने झाड़ियों में ही क्रैश लैंडिंग करवा दी। क्रैश होने से पहले प्लेन में मौजूद लोगों का कहना था कि प्लेन क्रैश होने से पहले इन्हें जानवरों के भागते हुए झुंड नजर आ रहे थे। चंद मिनटों में जब सबको होश आया तो चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग थी। लैनेट का हाथ जल चुका था और ग्रोने की लंग्स भी डैमेज हो गई थी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था। सब ने मिलकर ग्रोने को प्लेन से बाहर निकाला और दरख्त के साथ सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा किसी को भी सीरियस चोटें नहीं लगी थी। इन सब ने खुद को अभी संभाला ही था कि प्लेन से निकलने वाले फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन धमाके से फट पड़ा। आपको बताते चले कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर होता है, जो रेडियो खराब होने की सूरत में प्लेन की लोकेशन को कंट्रोल टावर तक पहुंचाता है। जब पायलट ने सबको बताया कि सेस्ना 414 में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नहीं है, तो सबके पैरों तले से जमीन ही निकल गई, जिसका मतलब था कि इतने बड़े डेजर्ट में उनकी लोकेशन किसी को भी मालूम नहीं थी। कलाहारी के वीरान जंगलों में दरख्तों के दरमियान में फंसे हुए थे, जहां इनके पास ना पीने को कुछ बचा था और ना ही खाने को। 2 जनों को जल्द और जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के दरमियान लटके हुए थे। सबको यही उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम आ जाएगी और उनको यहाँ से
निकाल लेगी, पर रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको इनकी लोकेशन का पता होगा। अगर बगैर लोकेशन के रेस्क्यू टीम इनको ढूंढना शुरू भी करे तो इन्हें यहाँ तक पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। इतने में दिन ढलने लगा और उन्होंने प्लेन की आग इस्तेमाल करके एक बोन फायर लगा ली। सारी रात खूंखार जानवरों की आवाजें इनको झाड़ियों में से आती रहीं, लेकिन शायद वो बोन फायर ही थी जिसने इन जंगली जानवरों से इन सब को दूर रखा। दूसरे दिन का आगाज हो चुका था और अभी तक रेस्क्यू टीम का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अब इन पांचों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले खुश्क हो चुके थे। सुबह सवेरे इन्होंने पत्तों पे पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया। अभी चंद कतरे ही पिए थे कि सूरज सर पे आने लगा और ओस भी गायब हो गई। इतने में दूर से इनको एक जहाज की आवाज सुनाई दी, इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुँच गई। इन्होंने आसमान पर अपनी नजरें जमाई हुई थी। जब जहाज इनके पास आया तो ये एक पैसेंजर प्लेन था जो ठीक इनके ऊपर से गुजर रहा था। इन्होंने धुआं छोड़ा, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार थी क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको देखना मुमकिन ही नहीं था। अब उन्हें यही अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यहाँ पड़े पड़े ये तो या भूख या प्यास से मर जाएंगे या फिर यहाँ से बाहर निकलते तो किसी शिकारी जानवर का शिकार हो जाते। तो आखिरकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल और पायलट ने इस खतरनाक डेजर्ट में मदद ढूंढने का फैसला किया। यह फैसला था तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वो जख्मी हालत में अपने साथियों को छोड़कर मदद की तलाश में निकल गए। दूसरा दिन खत्म होने वाला था और क्रैश साइट पे लेनेट और नैप की हालत मजीद क्रिटिकल होती जा रही थी। पूरा दिन आग बरसाने वाली धूप ने इन्हें मजीद डिहाइड्रेट कर दिया था। दूसरी तरफ कार्ल और पायलट को पूरा दिन चलने के बावजूद भी कोई खास पानी का सुराग नहीं मिला था। दूसरे दिन की रात को अचानक बारिश हो गई, पर ये बारिश इतनी थोड़ी देर के लिए थी कि क्रैश साइट पे जख्मी होने वाले किसी भी चीज में पानी जमा न कर सके। प्लेन क्रैश को अब 2 दिन गुजर चुके थे। कार्ल और पायलट कोस्टा हाल से बेहाल होने के बावजूद भी लगातार इस तपते डेजर्ट में मुसलसल चलते रहे। मजाल है इनको कोई इंसान या फिर कोई पानी का सोर्स नजर आए। अब उनको ये शक होने लगा था कि वो सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ क्रैश साइट पे नैप को अब एक्सट्रीम लेवल की डिहाइड्रेशन और लंग्स डैमेज की वजह से पैनिक अटैक पड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से एक दरख्त के सहारे सीधा ठहरा हुआ था। उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। वो थोड़ा ही आगे गया था तो रात को पड़ने वाली बारिश का पानी एक दरख्त के सुराख में ठहरा हुआ मिला। ये मुश्किल से एक गिलास भी पानी का नहीं था, जिसको इन सब ने थोड़ा थोड़ा शेयर करके पिया। तीसरा और चौथा दिन सब ने ऐसे गुजारा जैसे अब वो हिम्मत हार चुके हैं और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। लेनेट के जख्म पर कीड़े पड़ चुके थे और दूसरी तरफ कार्ल और पायलट थे जो पिछले 4 दिन से लगातार चल रहे थे। कार से कम नहीं था कि वो बगैर किसी एक्सपीरियंस के अभी तक किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं हुए। 5वें दिन की एंडिंग में कार्ल और पायलट को एक हट की छत नजर आई। इतने दिन बगैर खाए पिए चलते रहने की वजह से उन्हें लगा कि ये शायद कोई उनका वहम है। शो के रास्ते में पहले भी कई बार ऐसा ख्याल उनको आ चुका था। वो हकीकत में ही एक हट था जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर इनकी जान में जान आ गई। उन्होंने वहाँ सबसे पहले पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद रेडियो इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल टावर को अपनी सारी दास्तान सुनाई। रेस्क्यू टीम पहले ही उनको कालाहारी डेजर्ट में ढूंढ रही थी, लेकिन सही लोकेशन मालूम न होने की वजह से रेस्क्यू टीम उनको दूसरे हिस्सों में ढूंढ रही थी। क्रैश का आज 6वां दिन था और क्रैश साइट के तीनों दोस्तों का सांस निकल ही चुका था कि हेलीकॉप्टर की आवाज उनके कानों तक पहुंची और उनमें जैसी जान भर आई। आखिरकार रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पे पहुंच गई थी। वहां पे मौजूद लोगों का कहना था कि हमारी मौत से चंद सेकंड पहले रेस्क्यू टीम का वहां पर पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं। कार्ल और पायलट कोस्टा का अपने दोस्तों को छोड़कर मदद के लिए जाने का फैसला बहुत ही अच्छा था। इस हादसे में मौजूद सारे ही लोग बच गए, लेकिन 2 सालों बाद पायलट एक और प्लेन क्रैश के हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।